नमस्कार छात्रों, आज हम आर्थिक विकास के भाग 2 के बारे में अध्ययन करेंगे और इस भाग में हम ये जानेंगे कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर क्या होता है। इसके अलावा कुछ और बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए चलते हैं आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर करते हैं। यहाँ देखो दिया गया है कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि क्या होती है। इसमें देखो दिया गया है कि आर्थिक विकास का पहला पॉइंट जो दिया गया है वो दिया गया है गुणात्मक, यानी यहाँ पर राष्ट्रीय आय के साथ साथ क्या होता है, लोगों के रहन सहन, जो भी गुणात्मक चीज़ें थी, जो 6 पॉइंट हमने पिछले भाग में जाने थे, उनमें भी क्या होता है, सुधार अगर होता है तो हम कहते हैं कि आर्थिक विकास है। यहाँ पर राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय सम्मिलित है। पर आर्थिक वृद्धि की जब हम बात करते हैं तो ये केवल और केवल किसको सम्मिलित करती है, आपका राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को, यानी मात्रात्मक सुधार जो है केवल उसी को आर्थिक वृद्धि में क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसमें दिया गया है नए संशोधनों के आधार पर उत्पादन में वृद्धि होती है। यानी अगर आप मान लीजिए कि अगर 1 कुंटल एक वर्ष में उत्पादन हो रहा है, अगर उसको हमको बढ़ाना है तो क्या करेंगे, हम नए नए संशोधन करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, तकनीक में कमी पाई जाती है। तो तकनीक में कमी होने के कारण जब तकनीक में कुछ सुधार किया जाता है तो उत्पादन में वृद्धि होती है। जैसे हरित क्रांति आप लोगों ने सुना है, ठीक है, उसमें क्या हुआ था कि हाइब्रिड सीड्स जो थे, यानी बीज जो थे उच्च क्वालिटी के, उनको क्या है उपयोग में लाया गया और उनको जब हमने खेतों में दिया, बोया, तो क्या हुआ, उससे आपका उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। तो ये नई संशोधन के आधार पर वृद्धि हुई। इसको हम इस तरीके से जब वृद्धि होती है तो हम इसको क्या कहते हैं, आर्थिक विकास कहते हैं। आर्थिक वृद्धि किसको कहेंगे, दूसरे पॉइंट में देखिए, यहाँ संशोधन नहीं होते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सब कुछ पहले से ही विकसित है। यहाँ पर कोई विकास करने की आवश्यकता नहीं है, कोई संशोधन या खोज करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पर यहाँ पर अगर आपको उत्पादन बढ़ाना है तो इसमें क्या करना पड़ता है, संसाधनों में वृद्धि करनी पड़ती है। यानी कच्चे माल में वृद्धि करिए या ज़मीन में वृद्धि करिए, तब जाके क्या होता है, आपका उत्पादन में वृद्धि होती है। तीसरा पॉइंट देखिए, आर्थिक विकास में विकासशील देशों की राष्ट्रीय आय में हुई वृद्धि को आर्थिक विकास कहते हैं। यानी आप आर्थिक विकास किसको कहेंगे, जब विकासशील देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो उसको हम आर्थिक विकास कहेंगे। और जब तीसरा पॉइंट आर्थिक वृद्धि में देखिए, जब विकसित देशों की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तब हम उसको क्या कहते हैं, आर्थिक वृद्धि कहते हैं। फिर चौथा पॉइंट देखिए किसमें, आर्थिक विकास में, यह क्या है, एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। मैंने आपको पहले भाग में बताया था कि ये निरंतर चलती रहती है, सतत प्रक्रिया है। और जबकि आर्थिक वृद्धि क्या है, ये अल्पकालीन प्रक्रिया है। अल्पकालीन से मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी वर्ष बारिश बहुत अच्छी हो गई तो क्या होगा, फसल में बहुत ज़्यादा उत्पादन हो गया मान लीजिए, तो ये क्या कहलाएगा, आपका अल्पकालीन, एक छोटे समय के लिए होता है। अगली साल हो सकता है कम हो ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं अल्पकालीन समय के लिए होती हैं, वो आर्थिक वृद्धि में आती हैं, सम्मिलित की जाती हैं। आर्थिक विकास है, ये क्या है, एक प्रेरित प्रक्रिया है। प्रेरित प्रक्रिया मतलब क्या है, इसको बहुत सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं, चाहे वो तकनीक हो, श्रम हो, ठीक है, पैसा है, कैपिटल जिसे कहा जाता है। तो ये सभी जो इसके कारक जो हैं उत्पादन के, वो सभी क्या करते हैं, इसको प्रेरित करते हैं, सभी से प्रभावित रहती है। जबकि आर्थिक वृद्धि क्या है, यह स्वचालित प्रक्रिया है। यहाँ पर जितना कारक थे वो सभी क्या है, पूरी तरह विकसित हैं और ये अपने आप काम करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं यह स्वचालित प्रक्रिया है। छठा पॉइंट आर्थिक विकास में देखिए, यह विकास की प्रथम अवस्था है। देश में आर्थिक वृद्धि पहले नहीं होगी, आपको उससे पहले क्या करना पड़ेगा, आर्थिक विकास करना पड़ेगा। तो विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है, आर्थिक विकास। और आर्थिक वृद्धि क्या है, आर्थिक वृद्धि जो है वो आर्थिक विकास के बाद की अवस्था। आइए तो चलते हैं विकासशील अर्थतंत्र के लक्षण समझते हैं। किस देश को आप विकसित कहेंगे और किस देश को आप विकासशील कहेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, उस देश में रहने वाले लोगों की आय का आकलन करते हैं। यह देखते हैं कि उस देश में रहने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। विश्व बैंक ने क्या किया है, 2004 में एक लेख प्रकाशित किया, विश्व विकास लेख। उसमें उन्होंने कहा कि $735 से कम आय वाले देशों को हम क्या करेंगे, विकासशील अर्थतंत्र का नाम देंगे। ये कैसे देश कहलाएंगे, जिनकी $735 से कम आय है, उन देशों को हम किस में सम्मिलित करेंगे, विकासशील देशों में। और इससे अधिक वालों को हम किस में रखेंगे, विकसित देशों में रखेंगे। तो विकासशील देश के, विकासशील अर्थतंत्र के क्या क्या लक्षण होते हैं, उन लक्षणों के बारे में, यानी क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे हम उनको देख के बताएंगे कि ये क्या है आपका विकासशील अर्थतंत्र है। तो वो देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए
पहला दिया गया है यहाँ पर निजी प्रति व्यक्ति आय। विकासशील देशों की राष्ट्रीय आय जो होती है वो क्या है, आपकी नीची रहती है। और ये नीची रहने का मेन कारण क्या है, वो है जनसंख्या वृद्धि। जब ज़्यादा लोग होंगे तो जो भी पैसा होगा वो पैसा उतने ज़्यादा लोगों में बँट जाएगा। तो क्या होता है, यहाँ प्रति व्यक्ति आय भी नीची रहती है, जिसके कारण जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो उनका क्या है, आपका जीवन स्तर भी नीचा रह जाता है। तो क्या है, आपका प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर क्या होती है, नीची होती है। वो देश, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखिए आपका दिया गया है, ठीक है, कौन कौन से दिए हैं, देखिए स्विट्ज़रलैंड की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। फिर यहाँ पर देखिए आप चाइना, इंडिया, बांग्लादेश। चाइना और इंडिया, इनकी जनसंख्या बहुत अधिक है, ठीक है, तो वो उतना पैसा इन लोगों में डिवाइड भी हो जाता है। ये सब क्या है, विकासशील देश हैं। जो आप चाइना से देख रहे हैं ये सब क्या है, आपके विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं, और बाकी सब जो है वो विकसित देशों में आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अन्य लक्षण की बात करते हैं। तो उसमें दिया गया है आपका जनसंख्या वृद्धि। विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि दर जो होती है वो 2% से भी अधिक होती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ जनसंख्या जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है, जिसके कारण यहाँ पर लोगों को रोज़गार, गरीबी, ये सारी परेशानियाँ यहाँ देखने को आपको मिलती हैं, क्योंकि उतने संसाधन सरकार जो होती है विकासशील है तो वो उतने संसाधन उपलब्ध नहीं करा पाती है कि इतने सारे लोगों को क्या करे, अच्छे से भोजन, बेसिक चीज़ें जो हैं जिसे आप रोटी, कपड़ा और मकान जो है वो उपलब्ध करा पाए। तो जनसंख्या वृद्धि भी एक मेन लक्षण है आपका किसका, विकासशील देशों का। आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट देखिए, इसमें दिया गया है कृषि क्षेत्र पर निर्भरता। ठीक है, कृषि क्षेत्र पर निर्भरता। यहाँ विकासशील देशों की अगर हम बात करें तो कृषि क्या होता है, इनका मुख्य आर्थिक प्रवृत्ति होती है। यानी ऐसे देश ज़्यादातर अपना जो जीवन यापन करते हैं वो किससे करते हैं, कृषि से करते हैं। जैसे हमारे देश की अगर बात करें तो यहाँ दिया गया है हमारे देश में कि 60% से भी अधिक जो लोग हैं वो रोजगार के लिए किस पर निर्भर हैं, आपके कृषि पर निर्भर हैं। तो देश की राष्ट्रीय आय में भी अगर आप देखेंगे तो 60% लोग जो हैं वो किस में आपके लगे हुए हैं, कृषि में लगे हुए हैं। पर इतने 60% लोगों का योगदान जो होता है राष्ट्रीय आय में कितना होता है, केवल और केवल 25%। यानी बहुत कम योगदान करते हैं राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र से, पर लोग बहुत ज़्यादा आधारित रहते हैं, निर्भरता है लोगों की किस पर, कृषि पर। चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं, आय वितरण की असमानता। अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, कुछ लोगों के पास बहुत अधिक धन है और कुछ लोगों के पास बहुत कम धन एकत्रित हुआ है। इसका मेन कारण क्या है कि यहाँ पर देश में, विकासशील देशों में आय और उत्पादन के साधनों का जो बंटवारा होता है वो असमान होता है। यह असमानता ग्रामीण क्षेत्र में भी देखी जाती है और आपके शहरी क्षेत्र में भी देखी जाती है। अन्य लक्षण बेरोजगारी और गरीबी भी विकासशील अर्थतंत्र के लक्षण हैं। बेरोजगारी मुख्यतः विकासशील देशों में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, इसके अलावा औद्योगिक बेरोजगारी भी पाई जाती है। यहाँ पर कुल श्रमिकों की संख्या जो है उसके 3% लोग बेरोजगार विकासशील देशों में पाए जाते हैं। गरीबी की बात करें तो गरीब हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो अपनी मूलभूत प्राथमिक आवश्यकताएं जो हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इनको अगर कोई व्यक्ति अगर पूरा नहीं कर पाता है तो हम उस व्यक्ति को कहेंगे कि वो व्यक्ति क्या है, आपका गरीब है। तो गरीबी और बेरोजगारी ये दोनों भी क्या है, आपके लक्षण हैं किसके, विकासशील अर्थतंत्र के। इसके अन्य लक्षणों की अगर हम बात करें तो इसमें दिया गया है द्विमुखी अर्थतंत्र। द्विमुखी अर्थतंत्र से मतलब ऐसा होता है कि एक ही देश में आपको दो तरीके की परिस्थितियां देखने को मिलेंगी। एक तरफ बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट, यहाँ देखिए पिक में बसेस दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ दिख रही है आपको, प्रॉपर रोड बने हुए दिख रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि किसान जो है वो खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो देश जो है एक तरफ जीवन स्तर बहुत ज़्यादा विकसित देशों की तरह होता है, दूसरी तरफ अगर आप जाएंगे ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो आज भी वही रूढ़िवादी विचार और वही पुरानी पद्धतियों के साथ क्या किया जा रहा है, आपका खेती बाड़ी की जा रही है। तो आपको एक देश के अंदर दो तरीके के, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही यहाँ पर आपको विकासशील अर्थतंत्र में आपको क्या है, दो पहलू देखने को मिलेंगे। जबकि विकसित देशों में क्या होता है, एक समान विकास आपको देखने को मिलता है पूरे देश के अंदर। चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर मूलभूत अपर्याप्त सेवाएं। कहने का मतलब ये है कि जीवन के लिए, विकास के लिए अनिवार्य मूलभूत सेवाएं कौन कौन सी हैं, जैसे शिक्षा हो गया, परिवहन है, संचार है, बिजली है, स्वास्थ्य है
और भी बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा और मकान मान लीजिए, ये सारी चीज़ें जो होती हैं विकासशील अर्थतंत्र में क्या होती हैं, उतनी ज़्यादा विकसित नहीं होती हैं, या कहें हम इसमें इनका कम विकास हुआ होता है। तो ये जो होते हैं, और जब कम विकास है तो ये आपका क्या है, प्रॉपर मदद नहीं कर पाते हैं किस में, देश के आर्थिक विकास में। तो मूलभूत अपर्याप्त सेवाएं भी एक मेन लक्षण है, एक मुख्य लक्षण है किसका, आपका विकासशील अर्थतंत्र का। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का स्वरूप। इसको समझने से पहले हम क्या करते हैं, दो शब्दों को समझ लेते हैं कि आयात किसको कहते हैं और निर्यात किसको कहते हैं। आयात का मतलब और निर्यात का मतलब यहाँ समझने के लिए देखिए ज़रा, मान लीजिए ये देश है हमारा, और इस देश से जब हम चीज़ों को बाहर बेचते हैं या भेजते हैं तो ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका निर्यात। क्या कहलाता है, निर्यात। ये कहलाएगा आपका निर्यात, ठीक है। और अब निर्यात समझ में आ गया कि चीज़ें जब बाहर भेजी जाएं तो ये निर्यात कहलाता है। दूसरा होता है आयात। अब यहाँ देखिए, बाहर देशों से जब चीज़ें अंदर आती हैं, ठीक है, जब अंदर आती हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आयात करना, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, आयात करना। अब समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट, अब समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का स्वरूप आखिर क्या है। कट कर देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के स्वरूप की अगर हम बात करें तो विकासशील अर्थतंत्र में ज़्यादातर जो चीज़ें निर्यात की जाती हैं विकासशील देशों से, वो होती हैं कृषि पर आधारित होती हैं, या रॉ मटेरियल होता है जिसे कच्चा माल कहते हैं, ठीक है। इन चीज़ों का निर्यात करते हैं। एक तो इनकी मांग भी कम होती है और इनका जो कीमत रहता है, जो भाव होता है इनका, वो भी क्या रहता है आपका, कम रहता है। तो हमारे जो विकासशील देश होते हैं उनकी आय जो होती है वो कम होती है। इसके अलावा देखें कि विकासशील देश जो होते हैं वो आयात क्या करते हैं, तो आयात, अब यहाँ पर हमारे यहाँ इतना एडवांसमेंट तो है नहीं, तकनीक उतनी है नहीं, तो हम क्या करते हैं, विदेशों से जो विकासशील विकसित देश हैं उनसे हम क्या करते हैं कि तकनीक लेके आते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें खरीदते हैं, कंप्यूटर सिस्टम लेके आते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो कि हमारे यहाँ तकनीक उपलब्ध नहीं है विकासशील देशों में, तो उसे हम विकसित देशों से खरीदते हैं। इनकी मांग भी अधिक होती है और इनकी कीमत भी जो होती है वो भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा अधिक होती है। इसीलिए हमारे देश का अगर पैसे की हम बात करें तो हमारे देश को पैसा प्राप्त कम होता है और जाता हमारे देश से अधिक है। इसीलिए विदेशी व्यापार जो होता है उसमें असंतुलन पाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का स्वरूप यहाँ कैसा है आपका, यहाँ पर कैसा है, घाटे का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमें देखने को विकासशील देशों में अर्थतंत्र में मिलता है।